चाचा तियान्यू, ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। सीमा के बाहर चेन हानली, जो तेजी से हवा में दौड़ रहा था, बोला। बगल में चेन तियान्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे सांसें चल रही हैं। जो लोग आए थे उनमें 5 क्यू इचाओ युआन क्षेत्र का एक व्यक्ति था जो अजेय था, और उससे दूरी बनाने के लिए वह केवल शरीर की गति और नदी को एक ईंट के सहारे पार करने के युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता था। लेकिन चेन तियान्यू जानता था कि इस क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास अंतहीन आंतरिक ऊर्जा थी, और भले ही वे नदी को एक ईंट के साथ पार करने के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के साथ दूर तक भाग सकें, वे जल्द ही या बाद में उनके पीछे के लोगों द्वारा पकड़े जाएंगे और स्थिति गंभीर होगी। विशेषकर अब जब वह चेन हानली को उठा रहा था, जो आंतरिक क्षेत्र में थी, तो गति और भी धीमी हो गई थी। लेकिन चेन तियान्यू का चेहरा अभी भी शांत था। इस बार जब वह कबीले में लौटा तो वह मरने के लिए तैयार था। अब उसे जो करना था वह यह था कि वह लोगों को यथासंभव लंबे समय तक अपने पीछे रखे ताकि वह अन्य जनजातियों के लिए भी अधिक अवसर प्राप्त कर सके। लेकिन जब चेन तियान्यू ने अपने बगल में चेन हानली को देखा तो उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह काफी बूढ़ा था और उसकी प्रतिभा बहुत साधारण थी। उसकी मार्शल आर्ट की राह खत्म हो चुकी थी, लेकिन हनली अभी जवान थी। उसे इस बार हनली की रक्षा करनी थी। यदि जनजाति के सदस्य सफलतापूर्वक जनजाति में वापस लौट सकें तो वे उसकी आत्मा को खोज सकते थे और उसे पाताल लोक में पुनर्जीवित कर सकते थे। हालांकि खाली छाती को महसूस करते हुए और इस यात्रा के लिए परिवार की योजना के बारे में सोचते हुए चेन तियान्यू की आंखों में अभी भी चिंता की झलक थी। इस बार परिवार में 10 लोग बचे थे और सीमा नोड से बाहर निकलने के बाद उन्हें 5 टीमों में विभाजित किया गया। वह और चेन हानली एक ही टीम में थे। चेन किन्गे और चेन हान एक ही टीम में थे। चेन किनचेंग और चेन किनमेंग एक टीम में थे। चेन क्विंसियो और चेन हेनिक्सन एक टीम में थे। चेन हानशेंग और चेन हानचेन एक ही टीम में थे। पांचों टीमों की कुल ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन गोनग्यान परिवार के लोगों की तुलना में वे एक स्तर से भी कमजोर थे। हालांकि ये एक योजना थी जिस पर उसने चेन किन्गे के साथ चर्चा की थी, और पिछले 2 सालों में परिवार ने आत्मा से जितने भी टिड्डे के पत्ते इकट्ठा किए थे वे भी एक टीम में छिपा दिए गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि टिड्डी दल के पत्ते ले जाने वाली टीम नष्ट हो गई तो परिवार सब कुछ खो देगा। बस इतना था कि इस तरह के जोखिम भरे कदम के बारे में वास्तव में निश्चित नहीं था कि यह संभव है या नहीं, लेकिन इस बिंदु पर पछताने का कोई मौका नहीं था। अपने पीछे सांसों को करीब आते महसूस करते हुए चेन तियान्यू ने चेन हानली को पकड़ लिया और फिर से थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ा। जब चेन तियान्यू और उसके लोग भाग रहे थे तो अन्य 4 दिशाओं में मौजूद कबीले के लोग भी इस समय खतरे का सामना कर रहे थे। आखिरकार इस बार गोनग्यान परिवार द्वारा भेजे गए सभी कबीले के लोग उनसे एक स्तर ऊपर थे। चाचा किन्गे, ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। क्या गोनग्यान परिवार ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है? चेन हानवेई ने खाली पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था, क्योंकि जैसे ही वह नोट से बाहर निकला उसने दूरी पर अन्य कुलों के लोगों के भागने की दिशा में प्रकाश की कई किरणें देखी, लेकिन उन दोनों के पीछे कोई हलचल नहीं थी। लेकिन इस समय चेन हानवेई को अचानक लगा कि उन दोनों की गति धीमी हो गई है, और उसी समय चेन किन्गे का धुंधला जवाब उसके कानों में पड़ा, यह यहाँ है। जब दोनों रुके तो चेन हानवेई ने भी अपने सामने खड़ी आकृति को देखा। जब दोनों रुके तो चेन हानवेल ने भी अपने सामने खड़ी आकृति को देखा। गोनग्यान जुनवेई की सांसों को महसूस करने के बाद चेन हानवेई का चेहरा बदसूरत हो गया। जाने से पहले उन्होंने यह नहीं कहा कि उनकी टीम का सामना स्वर्ग और मनुष्य की एकता के राज्य में एक मजबूत आदमी से होगा। हालांकि अंकल किन्गे की ताकत को देखते हुए चेन हानवेई ने फिर भी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। आज परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में अंकल किन्गे को ऐसा सम्मान मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हैनवेल, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चेन किन्गे ने अपने सामने खड़ी उस आकृति को देखा जो दुनिया में एकीकृत प्रतीत हो रही थी, और अपने बगल में खड़े चेन हानवेई से कहा। चेन हानवेई, जो हमेशा अपने बड़ों की बातों का पालन करते थे, ने इस समय अपना सिर हिलाया। चाचा किन्गे, चलो साथ चलते हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चेन किन्गे थोड़ा अवाक रह गया। जब दोनों बातें कर रहे थे उनके सामने बैठा गोनग्यान जुनवेई जोर से हंस पड़ा। ये सचमुच हास्यास्पद है। जब से मैंने कार्रवाई की है तुम दोनों अभी भी मेरे हाथों से बचना चाहते हो। तुम बहुत साहसी हो। गोनग्यान जुनवेई के मुंह के कोने पर उपहास का भाव था, लेकिन उपहास में आह का भाव भी था। एक श्रेष्ठ परिवार के रूप में उनके गोनग्यान परिवार ने पहले से ही हितों की हवा को बहुत महत्व दिया है। यदि परिवार के सदस्यों को इस स्थिति का सामना करना पड़े तो वे निश्चित रूप से भाग जाएंगे और सबसे तर्कसंगत विकल्प चुनेंगे। लेकिन इस तर्कसंगत बात के पीछे भी उस माहौल का अभाव है जो एक परिवार में होना चाहिए।
मुझे याद है कि उस समय परिवार अभी भी एक छोटा परिवार था, लेकिन परिवार पिता के प्रति दयालु और पुत्र के प्रति पुत्रवत था। भाई मिलनसार थे और भाई बहन सम्मान करते थे। परिवार के सदस्य एक साथ रहते और मरते थे, और मुश्किलों में भी पीछे नहीं हटते थे। ये वाकई पुरानी यादें ताज़ा कर देने वाला था। अतीत की एक संक्षिप्त याद के बाद गोंगयांग जुनवेई ने जल्दी से अपनी नज़र चेन किंगहे की ओर घुमाई, जिसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। अगर उसे सही से याद है तो 2 साल पहले जब परिवार ने चेन परिवार पर हमला किया था, तो ये लड़का केवल 3 फूल क्षेत्र में एक योद्धा था। अप्रत्याशित रूप से 2 वर्षों में ये लड़का पहले ही युद्ध में आगे बढ़ चुका था और मूल क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले 5 क्यूई तक पहुंच गया था। अगर इस लड़के को कुछ और समय दिया जाए तो शायद वह उसके बराबर आ सकता है। ऐसी प्रतिभा युवा वास्तव में दुर्जेय हैं। इसके अलावा चेन परिवार के लोगों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, जो उनके बगल में बैठे बहुत युवा चेन हानवेई से भी देखी जा सकती हैं। प्रशंसा के बाद गोंगयांग जुनवेई की आंखों में पहले से ही एक गंभीर हत्या का इरादा था। चेन परिवार के लोगों की प्रतिभा जितनी मजबूत होगी, उतनी ही तेजी से परिवार को इस कबीले को नष्ट करना होगा, अन्यथा यह उसका गोंगयांग परिवार होगा जो नष्ट हो जाएगा। यद्यपि यह अवसर बहुत छोटा है, परंतु असंभव नहीं है। इस समय वह अपने गोंगयांग जुनवेई का ध्यान चेन परिवार की ओर होने के कारण 2 लोगों को मारने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। जब गोंगयांग जुनवेई की हत्या की मंशा उभरी तो चेन किंगे के चेहरे पर और भी ज्यादा गर्मी आ गई। उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हत्या की मंशा का आभास हो गया और उसका शरीर पहले से ही ठंड से घिरा हुआ था। चेन किंगे ने परिवार के रहस्यमय कौशल का इस्तेमाल किया और उसके 5 आंतरिक अंग गर्मजोशी से धड़कने लगे। उसके शरीर से प्रबल क्यूई निकली और उसके शरीर के आसपास की ठंडक दूर हो गई। चेन किंगे के अनुस्मारक की प्रतीक्षा किए बिना किनारे पर खड़े चेन हानवेई पहले ही पीछे हट गए थे। आंतरिक क्षेत्र में अपनी ताकत के कारण वह दोनों के बीच युद्ध में भाग लेने में पूरी तरह असमर्थ था। इसके अलावा वह तीरंदाजी में भी माहिर था। उसे अपने चाचा किंगे की मदद करने के लिए दूरी बनाए रखनी पड़ी। गोंगयांग जुनवेई को चेन हानवेई के पीछे हटने की कोई परवाह नहीं थी। आंतरिक क्षेत्र का एक योद्धा उसके ध्यान के लायक नहीं था। इसके बजाय उसके सामने चेन किंगे ने उसे संकट का कुछ अस्पष्ट एहसास दिलाया। इस मामले में आइए पहले इस व्यक्ति से निपटें। जिस क्षण यह विचार उसके दिमाग में आया, गोंगयांग जुनवेई ने पहले ही एक साहसिक कदम उठा लिया था। जैसे ही उसकी हथेलियां तैरीं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जल वाष्प एक गेंद में संघनित हो गया और 2 सजीव जल ड्रैगन में बदल गया। ये दोनों जल ड्रैगन बहुत बड़े थे और जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने चेन किंगहे को जल ड्रैगन के तैरते शरीर में फंसा लिया था, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। इन 2 जल ड्रैगन द्वारा धारण की गई तेज ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी की अद्वितीय शक्ति को महसूस करते हुए चेन किंगहे और भी अधिक गंभीर लग रहे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में उनका सामना किसी योद्धा से हुआ था, लेकिन गोंगयांग जुनवेई ने उस पर जो दबाव डाला वह यान कैताई से भी ज्यादा जोरदार था। मुझे लगता है कि ऐसा शायद दोनों की अलग अलग अवस्थाओं की वजह से था। हालांकि पिछली लड़ाइयों के अनुभव के साथ चेन किंगे ने अपने दिल में पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो चेन किंगहे के हाथ में पहले से ही एक तेज तलवार थी। गोंगयांग जुनवेई ने यह देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, क्योंकि चेन किंगे के हाथ में धारदार हथियार विशेष रूप से परिचित था। ये स्पष्ट रूप से एक पारिवारिक वस्तु थी। गोंगयांग जुनवेई का चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने अपने हाथ लहराए और दर्जनों फीट के पानी के ड्रैगन ने भी चेन किंगे पर हमला किया। जल ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोला और चेन किंगहे की ओर झपटा। ये देखकर चेन किंगे ने तुरंत छाया कदम का उपयोग करके पानी के ड्रैगन के हमले को चकमा दिया। नदी को सरकंडे से पार करने की तुलना में छाया चरण उच्च श्रेणी का नहीं है, लेकिन यह एक छोटी सी जगह में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। दोनों जल ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और गोंगयांग जुनवेई की अपनी क्यूई के साथ मिश्रित थे, इसलिए उन्हें सीधे लेना बुद्धिमानी नहीं थी। चकमा देते हुए चेन किंगे को भी पानी के ड्रैगन के हमले में एक अंतर मिला और उसके हाथ में लंबी तलवार ने तेजी से एक तलवार ऊर्जा को काट दिया जो ड्रैगन के सिर की ओर बढ़ रही थी, उससे निपटने की कोशिश कर रही थी। चेन किंगे को पानी के ड्रैगन पर हमला करते देख गोंगयांग जुनवेई ने बिना किसी चकमा देने के इरादे से हल्के से मुस्कुराया, लेकिन इस अवसर का उपयोग पानी के ड्रैगन पर हमला करने के लिए नियंत्रण जारी रखने के लिए किया। जब चेन किंगे की तलवार की ऊर्जा ड्रैगन के सिर की ओर बढ़ी तो चेन किंगे की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसकी तलवार की ऊर्जा जल ड्रैगन से टकराती थी तो वह आसानी से जल ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर जाती थी तथा जल ड्रैगन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसके बजाय चेन किंगे समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहे और स्थिति का फायदा उठाकर पानी के ड्रैगन ने उन पर सीधा हमला कर दिया। सौभाग्य से चेन किंगहे ने जल्दी से 3 फूलों को संघनित कर दिया, जिससे वह मुश्किल से अवरोध हुआ।
हालांकि अभी की स्थिति ने चेन किन्गे को परेशान कर दिया। जब जल ड्रैगन ने हमला जारी रखा तो चेन किन्गे ने लगातार कई तलवार क्यूई छोड़े और इस तलवार क्यूई की शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन अंतिम परिणाम अपरिवर्तित रहा। ये देखकर कि चेन किन्गे हार नहीं मान रहे थे, गोंडियान जुनवेई भी मुस्कुराए और बोले, बेटे, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारी तलवार की क्यूई वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह जल ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से संघनित है, एक झरने की तरह। तुम्हारी तलवार की क्यूई इसे कैसे काट सकती है? आज्ञाकारी होकर मर जाओ, मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक पूरा शरीर छोड़ सकता हूँ। चेन किन्गे ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि पानी की शक्ति कमजोर लगती है, लेकिन स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में योद्धा के हाथों में ये लचीली और परिवर्तनशील होती है। पानी की विशेषताओं के साथ उसकी तलवार की क्यूई अपनी उचित शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर पाती। हालांकि अभी अभी हुई कुछ तलवार क्यूई में चेन किन्गे ने यह भी महसूस किया कि जल ड्रैगन में गोंडियान जुनवेई की आभा कमजोर हो गई थी और यहाँ तक कि जल ड्रैगन का शरीर भी थोड़ा सिकुड़ गया था। ऐसा लगता है कि उसकी तलवार क्यूई का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके सामने खड़े 2 दर्जन फीट लंबे पानी के ड्रैगन और गोंडियान जुनवेई की आंतरिक ऊर्जा को इससे कोई सरोकार नहीं है। यदि वह तलवार की ऊर्जा से जल ड्रैगन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है तो खपत की गई आंतरिक ऊर्जा की मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल है और अंत में ये प्रयास की बर्बादी हो सकती है। लेकिन जल्द ही चेन किन्गे के दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत गोंडियान जुनवेई को शाप दिया। गोंडियान जुनवेई, तुम मेरी माँ के सेवक हो। इस अचानक अभिशाप का सामना करते हुए गोंडियान जुनवेई भी स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया और उसके दिल में गुस्सा पहले से ही उसके चेहरे पर था। जब गोंडियान जुनवेई स्तब्ध रह गया तो चेन किन्गे ने एक और हमला किया। इस बार चेन किन्गे की तलवार की ऊर्जा पानी के ड्रैगन पर वार करती हुई प्रतीत हुई, लेकिन वास्तव में ये पास ही स्थित गोंडियान जुनवेई पर निर्देशित थी। पहले चोर को पकड़ो और पहले माँ को कोसो। चूंकि जल ड्रैगन को हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए जल ड्रैगन को नियंत्रित करने वाले गोंडियान जुनवेई को हल करना भी एक अच्छा विचार है। जब तलवार की ऊर्जा फिर से पानी के ड्रैगन से होकर गुजरी और गोंडियान जुनवेई की ओर बढ़ी तो गोंडियान जुनवेई ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने सामने तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए जल्दी से 3 फूलों को संघनित किया। तलवार की ऊर्जा ने 3 फूलों की रक्षा को छुआ तो वह शीघ्र ही नष्ट हो गई। हालांकि आंतरिक ऊर्जा की खपत ने गोंडियान जुनवेई के दिल को भी सचेत कर दिया। इस लड़के की तलवार की ऊर्जा वास्तव में कमजोर नहीं है। हालांकि वह चेन किन्गे के अचानक उसे डांटने के इरादे को समझ गया था, लेकिन इस समय गोंडियान जुनवेई वास्तव में गुस्से में था। इससे पहले कि चेन किन्गे दूसरा हमला करता, गोंडियान जुनवेई के हाथ पहले ही हिल चुके थे। पल भर में दोनों जल ड्रैगन तेजी से चक्कर लगाने लगे। आपस में उलझे हुए दोनों जल ड्रैगन के सिर ऊपर उठे और उन्होंने फिर से अपने मुंह खोल दिए। वाटर ड्रैगन सॉन्ग। जैसे ही गोंडियान जुनवेई ने हल्के से थूका, अनगिनत पानी के छींटे अचानक 2 पानी के ड्रैगन के मुंह से निकले और केंद्र में चेन किन्गे पर हमला कर दिया। यद्यपि ये कुछ महीन और गंदा पानी का छींटा प्रतीत होता है, पानी के छींटे की प्रत्येक बूंद अच्छी ऊर्जा के साथ मिश्रित होती है और शक्ति 3 फूल क्षेत्र में एक योद्धा के हमले के बराबर होती है। दोनों जल ड्रैगन के मुंह से पानी की बौछारें अंतहीन थीं और यहाँ तक कि गोंडियान जुनवेई की आंतरिक ऊर्जा की आपूर्ति के साथ यह अंतहीन आपूर्ति तक पहुंच सकती थी। भारी संकट को भांपते हुए चेन किन्गे के पास चकमा देने का कोई समय नहीं था और वह केवल अपने सिर की रक्षा के लिए 3 फूलों को जल्दी से संघनित कर सकता था, जबकि परिवार के रहस्यमय कौशल को चला रहा था और फिर 3 फूलों को मौके पर गिरने से बचाने के लिए 5 आंतरिक अंगों पर भरोसा कर रहा था। जब पानी की बौछारें तीनों फूलों की सुरक्षा पर पड़ती तो केले के पत्तों पर बारिश के गिरने जैसी टिक-टॉक ध्वनि अंतहीन होती थी। लगातार हमलों ने चेन किन्गे को जवाबी हमला करने में भी असमर्थ बना दिया और वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। अगर वह थोड़ा भी ढीला पड़ता तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता जहां से वापसी संभव नहीं होती। परिवार के रहस्यमय कौशल और 5 आंतरिक अंगों के बावजूद आंतरिक ऊर्जा बहते पानी की तरह गायब हो गई। ये 2 लोगों की ऊर्जा की प्रतियोगिता थी, लेकिन चेन किन्गे, जो एक क्षेत्र से अलग थे, निश्चित रूप से गोंडियान जुनवेई के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ये देखकर कि चेन किन्गे उसकी हत्या की चाल में फंस गया है, गोंडियान जुनवेई ने उपहास किया। इस समय चेन किन्गे उसकी नज़रों में पहले से ही एक लाश बन चुका था। लेकिन जैसे ही गोंडियान जुनवेई चेन किन्गे का पूरी तरह से गला घोंटने के लिए वाटर ड्रैगन सॉन्ग में बदलाव का उपयोग करने वाला था, अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और वह चिल्लाया, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति। गोंडियान जुनवेई ने अपना सिर घुमाया और जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक और स्रोत पा लिया। उसकी नज़र में चेन हानवेई, जो दूर हट गया था, अब बैठा हुआ नहीं देख रहा था। उसने दोनों हाथों में एक विशाल सुनहरा धनुष पकड़ लिया और गोंडियान जुनवेई पर निशाना साधा।
ये सूर्य प्रहार धनुष था जिसे चेन किंगे ने पहले प्राप्त किया था, लेकिन अब यह चेन हानवेई के हाथों में था। इस समय चेन हानवेई अपने हाथ में धनुष की डोरी खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, और तंग धनुष की डोरी से चरमराहट की आवाज आ रही थी। जब धनुष की डोरी खींची गई तो एक लाल तीर भी धीरे धीरे धनुष की डोरी पर संघनित हो गया। गोंडियान जुन्हाओ ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का जो आभास किया वह इस तीर में था। धनुष पूर्णिमा के समान था और बाण उल्कापिंड के समान था। स्विश! जब गोंडियान जुनवेई ने उसकी ओर देखा तो चेन हानवेई का चेहरा दृढ़ था और उसकी आंखें शांत थीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में लिया तीर चलाया। इसी क्षण उसकी सारी ऊर्जा वाला तीर छूट गया। शीर्ष हथियार सूर्य तीक्ष्ण धनुष के बोनस के साथ ये तीर अब तक का सबसे शक्तिशाली तीर भी था जो उसने चलाया था। यद्यपि तीर में निहित स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति काफी कमजोर थी, गोंडियान जुनवेई ने तीर से प्राप्त जल की शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित महसूस किया। तीर को आते देख गोंडियान जुनवेई ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर की ऊर्जा तेजी से उसके सिर के ऊपर लगे 3 फूलों तक फैल गई, जिससे उसकी रक्षा और मजबूत हो गई। असुरक्षित महसूस करते हुए गोंडियान जुनवेई ने जल्दी से अपने चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जुटाई और सामने पानी का पर्दा बना दिया। पानी का पर्दा कमजोर लगता है, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की अपार शक्ति समाई है। नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा के लिए भी इसे भेदना मुश्किल होगा। लेकिन जब गोंडियान जुनवेई ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जुटाई और चेन हानवेई द्वारा चलाए गए तीरों से निपटने के लिए खुद को विचलित किया, जल ड्रैगन के शरीर में जल ड्रैगन की दहाड़ की शक्ति कमजोर हो गई थी और मूल रूप से घने पानी के छींटे कम हो गए थे, पहले की तरह तेज नहीं थे। अब चेन किंगे, जिसने अवसर देखा, अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसके हाथ में लंबी तलवार भी इस समय एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जैसे ही चेन किंगे ने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई, उसके चारों ओर मंडरा रहे 2 विशाल जल ड्रैगन अचानक दिशा बदल गए, चेन किंगे के हाथ में लंबी तलवार की लहरों का अनुसरण करते हुए और गोंडियान जुनवेई की ओर बढ़ गए। अजगर दहाड़ा और इस समय 2 विशाल जल अजगरों की आंखें क्रोध भरी रोशनी से भर गईं। जब दोनों जल ड्रैगन घूमे तो गोंडियान जुनवेई की आंतरिक क्यूई अचानक बड़ी मात्रा में बह निकली और अतिप्रवाह का स्रोत वह जल ड्रैगन था जिसे उसने नियंत्रित किया था। इससे गोंडियान जुनवेई का चेहरा बहुत बदल गया और इस समय उसने पाया कि वह 2 जल ड्रैगन को नियंत्रित नहीं कर सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के कुछ हिस्से पर नियंत्रण खो दिया था और 2 जल ड्रैगन को चलाने की ऊर्जा अभी भी उसके द्वारा ही आपूर्ति की जा रही थी। कुछ ही देर में 2 जल ड्रैगन और अग्नि लाल तीर ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि समस्या कहाँ है, लेकिन गोंडियान जुनवेई उस समय बहुत गुस्से में था। कारण जानने की जहमत उठाए बिना गोंडियान जुनवेई ने अपनी ऊर्जा को बहने से रोकने के लिए जल्दी से पानी के ड्रैगन के साथ अपना संबंध काट दिया और साथ ही साथ सारी ऊर्जा को अपने 3 फूलों में संघनित कर लिया। बूम! जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की 2 शक्तियों ने हमला किया, गोंडियान जुनवेई के सामने एक हिंसक विस्फोट हुआ। जब विस्फोट के बाद का प्रभाव समाप्त हुआ तो टूटा हुआ जल ड्रैगन पानी की बौछारों से भरे आकाश में बदल गया और आकाश से नीचे गिर गया। पानी की बौछारों में गोंडियान जुनवेई की आकृति फिर से उभर आई। हालांकि उसके सामने का पानी का पर्दा और उसके सिर पर 3 फूलों की सुरक्षा बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और यहाँ तक कि गोंडियान जुनवेई के कपड़े भी बहुत सारे पानी के दागों से सने हुए थे जो काफी शर्मिंदा दिख रहे थे। यहाँ तक कि उसकी बाह के ऊपर भी खून की एक धार धीरे धीरे बह रही थी। गोंडियान जुनवेई का चेहरा उदास था। उसने ऊपर देखा और आगे देखा। चेन किंगे और चेन हानवेई की आकृतियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। गोंडियान जुनवेई अभी भी गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग और मनुष्य की एकता के राज्य में रहने वाला एक योद्धा इन 2 लोगों के हाथों हार जाएगा। लेकिन इस हमले से भी उन्हें मामूली चोटें ही आईं, और चोट का कारण मुख्यतः चेन किंगे की तलवार की ऊर्जा का 2 जल ड्रैगन में मिल जाना था। जैसे ही गोंडियान जुनवेई ने आंतरिक ऊर्जा प्रसारित की, कपड़ों पर लगे पानी के दाग तुरंत गायब हो गए और हाथ पर लगा घाव भी जल्दी ठीक हो गया। जब उसके दिल का गुस्सा गायब हो गया तो गोंडियान जुनवेई का चेहरा अधिक गंभीर और विचारशील हो गया। युद्ध की पूरी प्रक्रिया को याद करते हुए गोंडियान जुनवेई की आंखों में अचानक सब कुछ समझ आ गया। युद्ध से पहले वह शत्रु परिवार के लोगों की प्रशंसा कैसे कर सकता था? अपने राज्य और मानसिकता के कारण उसे उनकी बातों से प्रभावित होकर क्रोधित नहीं होना चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ इस लड़के के असाधारण युद्ध कौशल के कारण ही हुआ है। मैं लापरवाह था, लेकिन तुम कहाँ भाग सकते हो? गोंडियान जुनवेई, जिसने ये समझ लिया था, उसकी आंखों में शांति और हत्या की मंशा का भाव था। अगले ही पल गोंडियान जुनवेई के शरीर पर पानी दिखाई दिया और पूरा व्यक्ति पानी की धुंध की एक परत में लिपटा हुआ था, उस दिशा में भाग रहा था जहां चेन किंगे और अन्य लोग फिर से चले गए थे। चाचा किंगे, आपने यह अभी कैसे किया? भागते हुए रास्ते में चेन हानवेई ने आश्चर्य से पूछा।
अभी अभी उसने चेन किंगे को फंसा हुआ देखा, इसलिए उसने कार्रवाई करने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल के बोनस के साथ भी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन किंगे वास्तव में 2 जल ड्रैगन के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, ताकि वे दोनों बच सकें। चेन हानवेई के प्रश्न का सामना करते हुए चेन किंगे ने भी उदारतापूर्वक समझाया, मैंने जो 7 भावनाएं और 6 निरपेक्षताएं सीखी हैं, वे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। भावनात्मक शक्ति का प्रयोग अब केवल योद्धाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी अभी गोनग्यांग जुनवेई के क्रोध को 2 जल ड्रैगन पर स्थानांतरित कर दिया है और जल ड्रैगन को तलवार की तरह इस्तेमाल करके उनके शरीर पर आक्रमण कर रहा हूं। चेन किंगे का स्पष्टीकरण सुनकर चेन हानवेई ने प्रशंसा व्यक्त की। वह मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता की स्थिति में एक योद्धा है। चाचा किंगे, आप बहुत अद्भुत हैं। अभी अभी किए गए हमले की शक्ति से ये व्यक्ति फिर कभी हमारा पीछा नहीं करेगा, है ना? चेन किंगे ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। अभी अभी तलवार से किया गया हमला सिर्फ एक जानबूझकर किया गया हमला था, और इस व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करना तो और भी असंभव था। इस व्यक्ति की शक्ति के कारण मुझे डर है कि उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक वह सतर्क हो जाएगा और उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। चेन हानवेई के चेहरे की खुशी अचानक थम गई। इतना बड़ा हमला भी इस इंसान के कदम नहीं रोक सकता, लेकिन अब उसकी आंतरिक क्यूई कमजोर है और कम समय में पूरी तरह से ठीक होना संभव नहीं है। दूसरा तीर चलाना तो दूर की बात है। हालांकि अंकल किंगे ठीक लग रहे हैं, लेकिन अभी अभी हुई लड़ाई में उन्होंने बहुत सारी क्यूई खो दी होगी। इसके अलावा अंकल किंगे उन्हें ले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या दोनों जल्द ही पकड़े नहीं जाएंगे? ये सोचकर चेन हानवेई खुद को ये कहने से नहीं रोक सके, चाचा किंगे, क्या हम अलग अलग भाग जाएं? चेन किंगे ने उस पर एक नज़र डाली और चेन हानवेई के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि हानवेई मुझे छोड़कर अकेले भागने को तैयार है। चेन हानवेई ये सुनकर दंग रह गए और इसके बारे में सोचने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक सके। हालांकि इससे उन्हें चेन किंगे के विचार भी पता चल गए और उन्होंने पूछा, तो फिर अंकल किंगे, क्या हमें अब परिवार की ओर भागना चाहिए? चेन किंगे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, नहीं, हम अभी भी परिवार से दूर हैं। गोनग्यांग जुनवेई जल्द ही हमसे मिल जाएगा। अगर हम अभी परिवार के पास लौटते हैं तो निस्संदेह हम मर जाएंगे। ये देखकर कि चेन किंगे के पास कोई योजना है, चेन हानवेई ने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने बस चेन किंगे के संरक्षण में परिवार के गहन कौशल का तेजी से संचालन किया और जितनी जल्दी हो सके आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, अन्यथा बाद में युद्ध में उसकी कोई मदद नहीं हो पाती। हान चेन, आप क्या कहते हैं? दूरी लगभग समान ही लगती है। दूसरी दिशा में चेन हानशेंग ने चेन हानचेन की ओर देखा जो उसके बगल में दौड़ रहा था और पूछा, दोनों कई सालों से साथ साथ लड़ रहे हैं। चेन हानशेंग की आंखों को देखकर ही चेन हानचेन ने अपने दिल में समझ लिया है, इसे करें। ठीक है, कर दिया। अपनी राय एकमत करने के बाद दोनों हवा में ही रुक गए। यद्यपि वे अभी भी अपने शरीर कौशल से कुछ दूरी तक दौड़ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे भाग रहे लोग कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह हैं और उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। केवल युद्ध से ही संकट का समाधान हो सकता है। दुश्मन ताकतवर होने के बावजूद दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि थोड़े उत्साहित भी थे। आखिरकार उनके पीछे वाला दुश्मन युद्ध के मैदान में उनके सामने वाले दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर था और एक पारिवारिक दुश्मन भी था। थोड़ी देर बाद दोनों को गोनग्यांग परिवार के लोगों ने घेर लिया, जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सैनहुआ क्षेत्र के योद्धा नेता के अलावा वैगान क्षेत्र में 2 योद्धा थे जिन्होंने भी युद्ध का अनुभव किया था। चाहे वह व्यक्तिगत ताकत हो या समग्र ताकत, चेन हानशेंग और अन्य 2 की तुलना नहीं की जा सकती थी। ये देखकर कि दोनों भागना बंद कर दिए गए हैं, नेता गोनग्यांग फेक्सु ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। यद्यपि वे तीनों जल्द ही एक दूसरे से मिल सकते थे, फिर भी उन दोनों के जिद्दी प्रतिरोध ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया। ये जानते हुए कि वे मरने वाले हैं, संघर्ष क्यों करें? बेहतर होगा कि जल्दी ही काम छोड़ दिया जाए ताकि वे वापस आकर पहले रिपोर्ट कर सकें। यदि वह इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसे परिवार से इनाम भी मिल सकता है। गोनग्यांग फेशु ने बिना समय गंवाए दोनों से बात की। दोनों को घेरकर तीनों ने हमला बोल दिया। 3 बनाम 2, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि उनका अपना क्षेत्र चेन हानशेंग और अन्य की तुलना में कहीं अधिक भारी था। ये लड़ाई पूरी तरह से लाभप्रद थी। 2-3 राउंड के बाद ही चेन हानशेंग और बाकी सैनिक थक गए। अपनी युद्ध कुशलता के बावजूद वे कई बार खतरे में पड़ गए। युद्ध के इस मोड़ पर दोनों की हालत बहुत खराब थी और उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गनकी की लड़ाई में उनके 5 आंतरिक अंग घायल हो गए थे। ये देखकर कि स्थिति अच्छी थी, गोनग्यांग फेक्सु ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई।
शायद कबीले का सरदार कुछ ज्यादा ही सतर्क था। इन दो लोगों की ताकत से उसे लगा कि वो अकेले ही सब संभाल लेगा। लेकिन देखते समय गोंडियान फेक्सू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता था। अपने दिल में उठे संदेह ने गोंडियान फेक्सू को चेन हानशेंग और अन्य लोगों के कार्यों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि दोनों का रंग पीला था, फिर भी उन्होंने हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी आंखें भी ऊर्जा से भरी और भव्य थीं, और लड़ते हुए वे और भी साहसी हो गए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद गोंडियान फेक्सू का शरीर अचानक कांप उठा। वह जानता था, ये दोनों लोग वास्तव में जीवन और मृत्यु की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे। गोंडियान फेक्सू, जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हैरान और क्रोधित था। वह इस बात से हैरान था कि दोनों इतने दुस्साहसी थे, और इस बात से क्रोधित था कि दोनों ने उन तीनों को सान के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करने का साहस किया। आपको पता होना चाहिए कि परिवार में अपने साथियों के बीच गोंडियान फेक्सू भी एक शीर्ष स्तर का व्यक्ति है, और अन्य दो कबीले के लोग भी इस लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब उन दोनों ने उन तीनों को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने का साहस किया तो वह क्रोधित क्यों न हो। हैरान और क्रोधित होने के अलावा गोंडियान फेक्सू की आंखों में ठंडक का भी संकेत दिखाई दिया। चूंकि दोनों जीवन और मृत्यु की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे, इस समय उन्हें और अन्य दो कुलों को बस हार मानकर भाग जाना था, और दोनों की गति अनिवार्य रूप से खो जाएगी और थोड़े समय में टूटने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन यह विचार तुरंत उसके दिमाग में कौंधा। वह भी परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इस कारण बिना लड़े कैसे बच सकता था। वह गोंडियान फेक्सू अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और अगर दोनों टूट भी गए तो क्या होगा। उसके पीछे अभी भी एक साम्राज्य था। दूसरा तरीका यह था कि दोनों को जल्दी से मार दिया जाए, इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, और फिर चाहे जो भी गणना की जाए वह व्यर्थ हो जाएगी। दोनों की गति को और अधिक मजबूत होते हुए महसूस करते हुए गोंडियान फेक्सू अब निष्क्रिय नहीं रहा, और उसके शरीर में आंतरिक क्यूई प्रसारित हुई और उसने जल्द ही अपनी हत्या की चाल प्रदर्शित की। ये वह महान युद्ध कौशल था जिसका उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास किया था, जिसे थंडर क्लॉ कहा जाता है। जब ये कदम उठाया गया तो बाहरी क्यूई तेजी से अनगिनत उड़ते हुए पंजों में बदल गई, जो लड़ रहे चेन हानशिंग और चेन हानचेन की ओर बढ़ रही थी। और गोंडियान फेक्सू के हमले का समय बिल्कुल सही था, जब दोनों ने अपनी पुरानी ताकत खो दी थी और अभी तक नई ताकत हासिल नहीं की थी। इस समय चेन हानशिंग और अन्य लोगों ने भी बगल में भयंकर जानलेवा इरादे को महसूस किया, और पीछे मुड़कर उड़ते हुए पंजे को आते देखकर उनके चेहरे बदल गए। लेकिन जीवन मरण का संकट जितना अधिक था, दोनों की क्षमता उतनी ही अधिक उत्तेजित हुई। जैसे ही शरीर में क्यूई का तेजी से संचार हुआ, क्यूई की एक पतली परत तेजी से शरीर से बाहर निकल गई, जो बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने का संकेत था। लेकिन इस समय उड़ने वाले पंजे उनके सामने थे, और जल्द ही दोनों को जमीन में उड़ा दिया, और जो गति अभी संघनित हुई थी वह गायब हो गई, और दोनों की सांस भी कमजोर हो गई। भाई, तुम महान हो। उसके कानों से दोनों कुलों के लोगों की जयकार की आवाजें आईं, और गोंडियान फेक्सू भी इसे सुनकर मंद मंद मुस्कुराया। वे उसकी मारक चाल से घायल हो गए थे, तो अगर वे उस दायरे में घुस भी गए तो क्या कर सकते थे। वे फिर भी मौत के मुंह से नहीं बच सकते थे। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गोंडियान फेक्सू ने अपने साथ खड़े दो कबीले के लोगों को चेन हानशिंग और बाकी दो पर नजर रखने को कहा, और उन्हें भागने से रोकने के लिए आसमान पर ताला लगा दिया। वह उन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही दोनों तेजी से जमीन पर बने गड्ढे की ओर गिर रहे थे, दो आभाएं जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं, अचानक छेद से बाहर आ गईं। इस असाधारण आभा को महसूस करते हुए गोंडियान फेक्सू का चेहरा बदल गया, और उसने तुरंत पुकारा, दो कबीले भाई, सावधान रहो। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे के छेद से दो धीमी आवाजें आईं। बिजली का कट बिखर गया। बर्फ 3 फीट। एक पल में गोंडियान फेक्सू की आंखों के सामने दो चमकदार चाकू की रोशनी चमक उठी। जब प्रकाश और छाया छंट गई तो चेन हानशिंग और अन्य दो चाकू जैसे तेज हथियार पकड़े हुए गोंडियान फेक्सू के दृष्टि क्षेत्र में फिर से प्रकट हुए। हालांकि दोनों खून से लथपथ थे और उनके कपड़े उसकी हत्या की वजह से फट गए थे, फिर भी वे अच्छी हालत में थे। उनकी कमर से, जहां गुर्दे थे, लगातार खून बह रहा था। दोनों ने उसकी हत्या की चाल के तहत अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। दोनों बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। अन्य दो कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कमजोर थे और मरने वाले थे। यद्यपि उसने उन्हें याद दिलाया था, फिर भी वे चाकू से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिर से लड़ नहीं सके। स्थिति को बदतर होते देख गोंडियान फेक्सू गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका था। चलो भी, भाई किंगमैन, गोंडियान परिवार वास्तव में हम दोनों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, और यहाँ तक कि 3 कबीले के बुजुर्गों को भी आने के लिए भेजा है। आगे सड़क को अवरुद्ध करने वाले लोगों को देखकर चेन किंगचेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। बगल में
चेन किंगमैन ने गंभीर भाव से अपने सामने उदास आकृति को देखा और उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि गोंडियान परिवार उसे और चेन किंग चेन का शिकार करने के लिए चौथे स्तर के युकी दायरे के योद्धा को भेजेगा। ठीक है, उनके साथ 2-3 फूल वाले राज्य के योद्धा भी हैं। भले ही किंगचेन का भाई थोड़ा खास है, लेकिन इससे पता चलता है कि भाई थोड़ा विशेष है। यह इतना भव्य नहीं होना चाहिए, है ना? उनके प्रतिद्वंद्वी इतने मजबूत हैं और वे नहीं जानते कि अन्य कुलों के लोगों की स्थिति क्या है और क्या वे गोंडियान परिवार के हस्तक्षेप से बच सकते हैं। चेन किंगमैन इस बात से काफी चिंतित हैं। हालांकि इस बार परिवार ने अपनी सेना को 5 समूहों में विभाजित किया, जिसमें इस स्थिति को ध्यान में रखा गया होगा ताकि कबीले के सदस्यों की हताहतों की संख्या कम हो सके। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चेन किंगमैन ने अब इसके बारे में नहीं सोचा। हालांकि चेन किंगचेन शांत दिख रहे थे, लेकिन वह अपने दिल में पुकारते रहे, मुंह लाओ, मेरी मदद करो, मैं मरने जा रहा हूं। यद्यपि उनमें अच्छी प्रतिभा है और युद्ध के मैदान में उनका काफी अभ्यास किया गया है, फिर भी समान स्तर के योद्धाओं में उनके प्रतिद्वंदी कम ही हैं। लेकिन चेन किंगचेन इतना घमंडी नहीं था कि वह ये सोचे कि वह उच्च स्तर के दुश्मनों से लड़ सकता है। इसके अलावा दुश्मनों में 3 पुष्प क्षेत्र के 2 योद्धाओं के अलावा नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर का एक योद्धा भी था। यदि उनके 10 साथी भी होते तो भी वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। महत्वपूर्ण क्षण में स्वाभाविक रूप से उसे अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। देवताओं से प्रार्थना है कि वे उसे अपने वश में कर लें। ठीक है, बच्चे, चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हें सुना है। हालांकि इस लड़ाई में मैंने बहुत ज्यादा खून बहाया है और इसे निखारने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा मुझे फूल की वृद्धि भी सुनिश्चित करनी है। इसलिए इस बार कार्रवाई करने के बाद मैं कई महीनों या उससे भी ज्यादा समय तक कार्रवाई जारी नहीं रख पाऊंगा। क्या तुम सच में अब भी मेरी मदद चाहते हो? अपने मन में उत्तर सुनते हुए चेन किंगचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, वर्तमान संकट में यदि म्यू लाओ ने कार्रवाई नहीं की होती तो वह और चेन किंगमैन मर जाते। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके शरीर पर अभी भी एक दफन लाल धूल है। हालांकि युद्ध ने उसे खिलने नहीं दिया, लेकिन यह फूल पूरी तरह खिलने से बस एक कदम दूर है। वर्तमान संकट से बचकर ही हम भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वह भाई किंगमैन के साथ टीम में है, इसलिए दोनों को जीवित परिवार में वापस लौटना होगा। ठीक है, ये युद्ध का अवसर दुर्लभ है। महत्वपूर्ण क्षण पर मैं कार्रवाई करूंगा। अब तुम जाओ और नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को चुनौती दो। ओह, मैं ये देखकर कि म्यू लाओ ने रक्त नदी में सीधे तौर पर मदद नहीं की, चेन किंगचेन का चेहरा असहज हो गया। वह नियंत्रण क्यूई क्षेत्र का चौथा स्तर था। अगर वह सावधान न रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि म्यू लाओ की बातों को सोचकर चेन किंगचेन तुरंत शांत हो गया। चूंकि म्यू लाओ ने ऐसा कहा था तो जरूर उसका कोई मकसद होगा। शायद वह इस व्यक्ति को अचानक से पकड़ना चाहता था, या शायद म्यू लाओ ज्यादा देर तक उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे म्यू लाओ के लिए मौके बनाने पड़े। ये सोचते ही चेन किंगचेन की आंखें तुरंत स्थिर हो गईं। उसी समय उसने अपने सामने खड़े गोंग यांगजुनरेन की ओर इशारा किया और बगल में खड़े चेन किंगमैन से कहा, भाई किंगमैन, इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दो और तुम बाकी 2 से निपटो। ठीक है, चेन किंगमैन ने सिर हिलाया। दूसरी ओर गोंग यांगजुनरेन अभी भी थोड़ा गुस्से में था, लेकिन 2 लोगों के गंभीर चेहरे देखकर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर मूर्ख की परवाह कौन करेगा? इससे भी अधिक ये एक गंभीर मूर्खता थी। 3 पुष्प क्षेत्र के अन्य 2 योद्धा भी ये देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराए। अगर उनमें से कोई भी हमला करता तो वे दोनों से निपट सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों एक को उनसे निपटने देंगे। ये वाकई हास्यास्पद था। भाई, भाई, भाई। लेकिन 4 परिचित आवाजें गूंजने के बाद उनके चेहरों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल चेन किंगमैन ने उन दोनों को मुक्का मार दिया। जब उसने मुक्का मारा तो चेन किंगमैन के पीछे एक परछाई प्रकट हुई जो बिल्कुल उसके जैसी ही थी, और परछाई के ऊपर बिग डिपर जैसे तारे थे। चेन किंगमैन के मुक्का मारने के बाद उसके पीछे की परछाई पहले ही चेन किंगमैन के शरीर में विलीन हो गई थी और दोनों एक हो गए थे। यह सही है, ये एक उत्तम युद्ध कौशल है, और यह चेन किंगमैन का नया युद्ध कौशल भी है जो ताइजू चांगक्वान और बेदो किक्सिगक्वान को जोड़ता है। चेन किंगमैन की मुट्ठी का अर्थ महसूस करते हुए वे दोनों एक पल में गंभीर हो गए और उन्होंने तुरंत खुद को बचाने के लिए 3 फूलों को बुलाया। जल्द ही वे तीनों एक समूह में लड़ रहे थे। हालांकि वे दोनों ऊंचे स्तर पर थे, इस समय दोनों पक्ष लगभग बराबरी पर थे और यह बताना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। चेन किंगमैन के मुकों के बावजूद उन दोनों में से किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। उस समय शायद सिर्फ वे दोनों ही चेन किंगमैन के मुकों की ताकत को समझ रहे थे।
चेन किनचेंग इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि उसकी ताकत पहले से ही समान स्तर के योद्धाओं के बीच उत्कृष्ट थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि भाई किंगमैन इतना भयंकर था कि वह 3 फूल क्षेत्र में 2 योद्धाओं के साथ लड़ सकता था और फिर भी थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकता था। 5 आंतरिक अंग आरोहण तकनीक के आशीर्वाद के बावजूद उनके लिए ऐसा करना अभी भी कठिन था। जब तियानयू कबीले के स्वामी ने पहले टीम को विभाजित किया था, तो उन्होंने सोचा था कि तियानयू कबीले के स्वामी चाहते हैं कि वह इस बार अंकल किंगमैन को कबीले में वापस लाएं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह निश्चित नहीं है कि कौन किसका नेतृत्व करेगा। कुछ ही दूरी पर गोंडियांग जुनरेन के चेहरे पर भी आश्चर्य और संदेह के भाव थे। अभी अभी जो तिरस्कार था वह इस क्षण गायब हो गया। ये व्यक्ति बाहरी गिरोह क्षेत्र की शक्ति से त्रिपुष्प क्षेत्र के 2 लोगों की बराबरी कर सकता है, तो क्या दूसरा व्यक्ति सचमुच अपने आप से लड़ पाएगा? बस यह विचार गोंडियांग जुनरेन के लिए स्वीकार करना अभी भी मुश्किल है। हालांकि थोड़े से समायोजन के बाद गोंडियांग जुनरेन जल्दी ही गंभीर हो गया। चूंकि कबीले के नेता ने उसे विशेष रूप से इन 2 लोगों को मारने के लिए भेजा था, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। गोंडियांग जुनरेन की गंभीर निगाहों को महसूस करते हुए चेन किनचेंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। इस तरह उनके लिए म्यू लाओ के लिए अवसर पैदा करना मुश्किल हो गया। हालांकि भाई किंगमैन पहले से ही लड़ रहा था, इसलिए उसे जल्दी से कार्य करना पड़ा। जैसे जैसे रक्त नदी सूत्र बह रही थी, उसके शरीर पर अनगिनत रक्त रेखाएं तैरने लगीं। चेन किनचेंग, जिसने ताकत हासिल कर ली थी, बिना किसी हिचकिचाहट के गोंडियांग जुनरेन की ओर दौड़ा। ये देखकर कि चेन किनचेंग भी इतना उग्र था और उसने आक्रमण करने की पहल की, गोंडियांग जुनरेन के मन में सतर्कता चरम पर पहुंच गई। उसने तुरंत 3 फूलों को संघनित कर दिया और उसके 5 अंग एक साथ बज उठे, मानो वह प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को उसी स्तर के योद्धा के रूप में देख रहा हो। जब गोंडियांग जुनरेन ने रक्षा की व्यवस्था की, तो चेन किनचेंग का हमला पहले से ही उसके सामने था। टकराना। मैंने सोचा कि यह हमला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह देखने के बाद कि मेरे सामने 3 फूलों की रक्षा ने केवल थोड़ी सी लहर पैदा की, गोंडियांग जुनरेन फिर से दंग रह गया। और चेन किनचेंग ने जब यह देखा तो वह थोड़ा स्थिर हो गया। हालांकि वह जानता था कि वह इस आदमी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसके पूरे जोरदार हमले ने उसकी 3 फूलों वाली रक्षा पंक्ति को थोड़ा हिला दिया। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चेन किनचेंग ने हमला जारी रखा और इस बार 5 आंतरिक अंगों का उपयोग न करने के अलावा उसने अन्य सभी साधनों का उपयोग किया। लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि गोंडियांग जुनरेन की 3 फूल रक्षा पंक्ति कुछ और बार हिल गई। लड़ाई के इस बिंदु पर गोंडियांग जुनरेन ने भी भ्रम में अपने बगल में चेन किंगमैन की लड़ाई को देखा और फिर अपनी आंखों में गुस्से के संकेत के साथ अपने सामने चेन किनचेंग को फिर से देखा। उसकी गंभीरता के कारण उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बस दिखावा कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से उसका अपना अपमान था। इससे उसके शांत हृदय में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत गुस्से से कहा, लड़के, नरक में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोंडियांग जुनरेन ने क्रोध में आकर कार्रवाई की। गोंडियांग जुनरेन के हमले के बाद चेन किनचेंग को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। इस तेज गति के कारण उसके शरीर के बाहर मौजूद गैन क्यू भी बिखर गया और उसके शरीर की रक्षा के लिए संघनित नहीं हो पाया। पिछले पारिवारिक युद्ध के दौरान उसने क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 4थे स्तर पर एक योद्धा के साथ युद्ध किया था, लेकिन यह इस आधार पर था कि वह रक्त नदी के कब्जे में था। इस समय वहां कोई रक्त नदी नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र के योद्धाओं के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस समय वहां कोई रक्त नदी नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र के योद्धाओं के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस महत्वपूर्ण क्षण में मेरे मन में तुरंत एक हंसी गूंजी। बेटे, तुमने अच्छा काम किया। तुम इतनी जल्दी 5 क्यू राजवंश युआन क्षेत्र के योद्धा का क्रोध भड़का सकते हो। चेन किनचेंग यह सुनकर अवाक रह गया। अगर और कुछ नहीं होता तो शायद उसका प्रतिद्वंद्वी रो पड़ता, क्योंकि वह उसका प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन अगले ही पल चेन किनचेंग ने अपने शरीर में एक शक्ति महसूस की। रक्त की नदी अभी भी शरीर में समाहित है, लेकिन इस बार जो अलग है वह यह है कि चेन किनचेंग को पता चलता है कि वह इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस समय भी वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने सामने प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता है। वह असहाय होकर गोंडियांग जुनरेन के आक्रमण को देख सकता है। इससे चेन किनचेंग घबरा गया और कुछ देर तक उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बेटे, बहुत ज्यादा अवसर नहीं है, ध्यान से देखो और अच्छी तरह सीखो। जैसे ही म्यू लाओ की आवाज उसके दिमाग में आई, चेन किनचेंग ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक हिल गया। चेन किनचेंग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और तीनों फूल तुरंत उसके शरीर से संघनित होकर उसकी हथेली में इकट्ठा हो गए और एक सुरक्षात्मक परत बना ली। हालांकि गोंडियांग जुनरेन का हमला काफी जोरदार था। भले ही उसने इस समय 3 फूलों को तोड़ दिया हो, फिर भी चेन किनचेंग का शरीर कई मीटर दूर तक हिल गया था। लेकिन इससे चेन किनचेंग को अभी भी आश्चर्य हुआ।
हालांकि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी उसने अपनी भावनाओं को महसूस किया। अगर उसने अभी हमले का विरोध करने के लिए 3 फूलों का इस्तेमाल किया होता तो वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा होता। और उस वक्त जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर रहा था वो था म्यू लाओ। ऐसा लग रहा था कि म्यू लाओ को भी 3 फूलों के क्षेत्र में एक अलग ही समझ थी। चेन किनचेन के आश्चर्य में म्यू लाओ ने फिर से बात की। तीनों फूल सिर के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं, जो लचीला और परिवर्तनशील भी है। जहां 3 फूल इकट्ठा होते हैं वहां रक्षा अधिक मजबूत होगी। हालांकि इस अवस्था में नियंत्रक क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को हराना भी बहुत मुश्किल है। इस पर नजर रखें। ऐसा कहने के बाद चेन किनचेन ने अपने शरीर से फिर से एक शक्ति का प्रवाह महसूस किया और यह नई शक्ति तेजी से उसके 5 आंतरिक अंगों में प्रवाहित हुई। मूल 3 फूलों वाली अवस्था भी तेजी से 5 क्यूई में परिवर्तित होकर मूल अवस्था में पहुंच गई। परिवर्तन की गति तेज नहीं थी, जिससे चेन किनचेन को अपने शरीर में परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। म्यू लाओ की वर्तमान ताकत के साथ वह पिछली बार की तरह सीधे 2 क्षेत्रों को तोड़ सकता था। इस समय इतनी धीमी गति ने भी चेन किनचेन को जल्दी से ये समझ में ला दिया कि म्यू लाओ ने ऐसा क्यों किया, और तुरंत इसे गंभीरता से महसूस करना और परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गोनग्यांग जुनरेन का चेहरा बदसूरत हो गया था। एक बार के बाद ही उसने पाया कि चेन किनचेन ने तुरंत 3 फूलों वाली अवस्था को तोड़ दिया और उसके हमले को रोक दिया। ये ठीक होगा, लेकिन चेन किनचेन की गति अभी भी बढ़ रही है और वह मूल क्षेत्र के 5 क्यूई में पदोन्नत होने वाला है। यदि यह लड़का सचमुच सफल हो जाता है तो क्या वह भी उसी दायरे में नहीं होगा? नहीं, उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए और इस लड़के के घुसने से पहले ही उसे मार डालना चाहिए। गोनग्यांग जुनरेन ने फिर हमला किया। इस बार गोनग्यांग जुनरेन अब विनम्र नहीं था। उसका हमला तूफान और बारिश जैसा था और उसने चेन किनचेन को मारने की कोशिश में तरह तरह के युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन अब गोनग्यांग जुनरेन का सामना चेन किनचेन से नहीं बल्कि म्यू लाओ के स्थानापन्न से हो रहा है। गोनग्यांग जुनरेन के लगातार हमलों के बावजूद म्यू लाओ का चेहरा शांत था और वह हर बार गोनग्यांग जुनरेन के हमले के केंद्र में 3 फूलों की सुरक्षा को स्थानांतरित कर सकता था। यहाँ तक कि गोनग्यांग जुनरेन के सर्वोत्तम युद्ध कौशल भी म्यू लाओ की सुरक्षा को भेदने में विफल रहे। कई दौर की लड़ाई के बाद गोनग्यांग जुनरेन का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया और यहाँ तक कि जब उसने युद्ध कौशल का उपयोग किया तो उसे अदृश्य बाधाएं महसूस हुई, जैसे कि उसके कदमों को प्रतिद्वंद्वी ने देख लिया था और पहले ही रोक दिया था। इस भयानक अंतर्दृष्टि ने गोनग्यांग जुनरेन को थोड़ा शक्तिहीन महसूस कराया। बूम! जैसे ही एक और हमला अवरुद्ध हुआ, चेन किनचेन के शरीर से अचानक क्यूई का एक विस्फोट हुआ जिसने गोनग्यांग जुनरेन को पीछे धकेल दिया। 5 क्यूई मूल की ओर अभिसरित। चेन किनचेन की सफलता को फिर से महसूस करते हुए गोनग्यांग जुनरेन की आंखें पहले से ही भय से भर गई थीं। अभी वे दोनों एक ही क्षेत्र में थे और वह पूरी तरह से बढ़त हासिल करने में नाकाम रहा। उसने केवल क्यूई के गुण में जीत हासिल की, लेकिन यह जीत स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब जब ये लड़का आगे निकल गया है और उसके समान क्षेत्र में है तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद गोनग्यांग जुनरेन ने तुरंत अपना होश वापस पा लिया। किसी के लिए लगातार 2 लोकों में सेंध लगाना बिल्कुल असंभव है। इसके लिए किसी बेहद महंगे जादू का इस्तेमाल करना होगा या टोटेम की शक्ति उधार लेनी होगी। उसे बस कुछ समय तक टिके रहने की जरूरत है और इस लड़के का क्षेत्र समाप्त होने के बाद वह जीत सकता है। इसके अलावा इस बार वह एक पारिवारिक मिशन के साथ आए थे, तो वह पीछे कैसे हट सकते थे? ये सोचकर गोनग्यांग जुनरेन जल्दी से शांत हो गया और उसने समय को यथासंभव विलंबित करने का मन बना लिया। हालांकि वह लड़के की सुरक्षा को भेद नहीं सका, लेकिन लड़का भी उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसके अलावा मूल क्षेत्र में अभिसरित 5 क्यूई तक पहुंचने के बाद उसे अपनी क्यूई के भारी नुकसान की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस तरफ चेन किनचेन पहले से ही लड़ाई से चकित था। इस समय म्यू लाओ की आवाज़ फिर से उसके दिमाग से आई। 3 फूलों के क्षेत्र के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पल के लिए नियंत्रण क्यूई क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा के हमले को रोक सकते हैं, लेकिन बाहरी वस्तुओं की मदद के बिना जीतना मुश्किल है। यह युद्ध कौशल और युद्ध अनुभव में अंतर नहीं है, बल्कि क्षेत्रों में अंतर है। चेन किनचेन भी ये सुनकर सहमत हो गया। अभी लड़ाई आसान लग रही थी, लेकिन चेन किनचेन को भी जोखिम का अंदाजा था। अगर वह किसी भी चाल में सावधानी नहीं बरतता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। इसके अलावा लंबी लड़ाई के बाद उसकी अपनी क्यूई अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी और वह उस समय भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लेकिन 3 फूलों के क्षेत्र के साथ मूल क्षेत्र के योद्धा को परिवर्तित करने वाले 5 क्यूई का सामना करने में सक्षम होना और थोड़े समय में ऊपरी हाथ नहीं खोना वास्तव में भयानक है। लेकिन समान क्षेत्र के लोगों से लड़ना कहीं अधिक आसान है। ध्यान से देखो,
अपने बगल में रखे अनुस्मारक को सुनकर चेन किनचेंग ने फिर से युद्ध देखा। इस बार म्यू लाओ ने बचाव नहीं किया बल्कि हमला करने की पहल की। इसके विपरीत दूसरी तरफ गोनग्यांग जुनरेन ने अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए पहले से ही अपने 3 फूलों को बुला लिया था और सतर्क दिख रहा था। अगले ही पल चेन किनचेंग का आकार हवा की तरह था और उसके पीछे कई प्रतिबिंब दिखाई दिए और उसने अचानक एक ही समय में मुक्का मारा। म्यू लाओ द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी युद्ध कौशल उसने स्वयं सीखे थे, जिससे चेन किनचेंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि म्यू लाओ द्वारा इस्तेमाल किए गए मौके के बावजूद शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बहुत अलग नहीं थी, जिससे चेन किनचेंग को बहुत अच्छा महसूस हुआ। कम से कम इस मामले में तो वह बहुत पीछे नहीं थे। लेकिन कुछ ही देर बाद चेन किनचेंग को झटका लगा। मैंने देखा कि म्यू लाओ के मुक्के काफी तेज थे और प्रत्येक मुक्का उस जगह पर निशाना साध रहा था जिसकी चेन किनचेंग को उम्मीद नहीं थी। यद्यपि शीर्ष पर एकत्रित 3 फूलों की रक्षा अत्यंत मजबूत है, फिर भी रक्षा में कुछ कमजोर बिंदु भी हैं, लेकिन साधारण योद्धा शायद ही उन्हें खोज सकें। आप रक्त नदी सूत्र सीख रहे हैं। अब मैं आपको रक्त नदी संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा जिसे गेंद को तोड़ना और नाड़ी में झांकना कहा जाता है। ये तकनीक योद्धा के शरीर में क्यूई और रक्त की गति के अनुसार गेंद क्यूई के कमजोर बिंदुओं का निर्धारण कर सकती है और फिर प्रहार कर सकती है। इस गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने के बाद आप दुश्मन की कमजोरियों का भी पता लगा सकते हैं। म्यू लाओ ने मुक्का मारते हुए समझाया, और यहाँ तक कि गोनग्यांग जुनरेन के अचानक हमले से बचने के लिए समय समय पर छाया कदमों का भी इस्तेमाल किया। इस गुप्त तकनीक के प्रभाव को सुनने के बाद चेन किनचेंग ने भी इसे ध्यान से देखा। चेन किनचेंग ने अपनी नज़र में गोनग्यांग जुनरेन के शरीर पर गेंद क्यू के रेशे भी देखे, लेकिन वे बहुत तेजी से हिल रहे थे। हो सकता है कि इस समय उसकी कमर पर गेंद क्यू कमजोर थी और अगले ही पल वह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गई हो। यदि वह प्रतिक्रिया भी करता तो उसके पास हमला करने का समय नहीं होता। लेकिन हर बार जब म्यू लाओ कोई चाल चलता तो वह हमेशा क्यूई के कमजोर बिंदु पर सटीक प्रहार कर पाता। इसकी जटिलता ने चेन किनचेंग को परेशान कर दिया। इस समय म्यू लाओ ने फिर कहा, यह तकनीक काफी कठिन है। इसे समझने के लिए कम से कम आपको 3 फूलों के क्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत है और इस दौरान आपको काफी अभ्यास की जरूरत है। ये स्वाभाविक है कि आप इसे कम समय में नहीं सीख सकते। आपको बस अभी इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। जब आप उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो आप इसे स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे।